हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आपको पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल न एकक कोशिका के घनत्व की गणना के बारे में न। तो बताए थे कि डेंसिटी को, घनत्व को डी या रो से लिखते हैं, इसको रो बोलते हैं, डेंसिटी या रो से लिखते हैं। ठीक है। अब कहता है कि यूनिट सेल के घनत्व की गणना। तो सबसे पहले हम तो एक यूनिट सेल बनाए न। अब यह यूनिट सेल अलग अलग तरह का होता है। कोई सिंपल क्यूबिक होता है, कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, कोई फेस सेंटर क्यूबिक होता है, कोई इंड सेंटर क्यूबिक होता है। तो अलग अलग प्रकार का यूनिट सेल होता है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक एटम भाग लेता है न। बताए थे 1/8 × 8 बराबर 1। फिर था बीसीसी, मतलब इसमें 2 एटम भाग लेता है, मतलब जेड परमाणु संख्या 2 भाग लिए। फेस सेंटर, फेस पर 1/2 × 6 3 और जोड़ 1 8 कोनों पर तो 4। इंड सेंटर में किसी 2 फेस के आमने सामने तो आधा आधा 1 और 8 कोनों का योगदान 1 तो 1 1 2। तो ये जेड का मान था। अब कहता है कि यूनिट सेल का कोर का लंबाई क्या है, ए मान लेते हैं। अगर ए माने तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है तो ए। तो कहता है यूनिट सेल के किनारे की लंबाई बराबर ए सेंटीमीटर। यूनिट सेल का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग सेंटीमीटर में मापे हैं। यूनिट सेल का घनत्व होता है यूनिट सेल का द्रव्यमान बटा यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन तो ऊपर में हम लोग निकाले हुए हैं। अब यूनिट सेल का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान बराबर होता है यूनिट सेल में परमाणु की संख्या गुना प्रत्येक एटम का द्रव्यमान। तो एटम का द्रव्यमान क्या होता है, ये एटम का द्रव्यमान क्या होता है, एटम का परमाणविक द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो तो परमाणविक द्रव्यमान को बड़ी एम से, एवोगाड्रो नंबर को एन ए से। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, जेड गुना छोटी एम के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बटा एन ए, एम बटा एन ए। अब कहता है यूनिट सेल का घनत्व क्या हो गया, जेड गुना एम बटा एन ए गुना यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन क्या हो गया, ए क्यूब। ये फॉर्मूला पर देख लिए। फिर कहता है सर यूनिट सेल का घनत्व को डी या रो से लिखते हैं। तो डी या रो बराबर हो गया जेड गुना एम बटा एन ए गुना ए क्यू ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। ये यूनिट हो गया। एन ए होता है सर एवोगाड्रो नंबर, मतलब यह 1 मोल के बराबर होता है। तो यह 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। अब कहता है कि यदि लंबाई को पिकोमीटर में माप दें, यदि लंबाई पिकोमीटर में हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻10 पिकोमीटर। तो cm क्यूब है, ए क्यूब है, तो 10 × 10 × 10, ठीक है, और गुना में पावर जुड़ जाता है। तो क्या हो गया 10⁻⁻30, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। इस चैप्टर में इस पर न्यूमेरिकल है। हम लोग बताए थे कि चैप्टर जब समाप्त हो जाए तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोस में दोष। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से हम लोग सीखेंगे इसको, ठोस में दोष के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। हिंदी हो गया सर ठोस में दोष, ठोस में दोष, ठीक है। यह 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसका हिंदी हुआ इलेक्ट्रॉनिक दोष, ठीक है। दूसरा होता है एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट,
एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट, और तीसरा जो होता है वह होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो यह हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। यह हो गया परमाणविक या बिंदु दोष। यह हो गया आपका अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, ठीक है। हालांकि इस आगे हम लोग देखते तो एटॉमिक डिफेक्ट को ही इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसी का प्रकार जो है वह आपका इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में आता है, तो हम यहाँ अलग कर देते हैं, इसको अलग से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। एटॉमिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि इसी में यह भी है, इम्प्यूरिटी दोष भी जो है इसी में है, ठीक है। इसमें जो है यह दो तरह का, ये परमाणविक या बिंदु दोष जो होता है यह दो तरह का होता है। एक को कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इसका हिंदी होता है स्टैकियोमिति, स्टैकियोमिति दोष, और इसका हिंदी होता है नॉन स्टैकियोमिति दोष। नॉन स्टिकियोमिति दोष। स्टिकियोमिति दोष जो होता है यह चार प्रकार का होता है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, फिर होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर तीसरा होता है शॉटकी डिफेक्ट, और चौथा होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट को रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को अंतराकाशी दोष कहते हैं। शॉटकी डिफेक्ट को शॉटकी दोष ही कहते हैं। फ्रेंकेल को फ्रेंकेल ही कहते हैं। ठीक है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक भी दो तरह का होता है। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया धातु अधिक्य दोष। ये हो गया सर धातु न्यून दोष।
धातु न्यून दोष। धातु अधिक के दोष भी दो तरह का होता है, मतलब यह दो स्थिति में होता है। पहला काउज ऑफ एनायन वैकेंसी, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, मतलब धनायन रिक्तिका के कारण, सॉरी ऋणायन रिक्तिका के कारण, और कहता है एक्स्ट्रा धनायन अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है उसके कारण। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे, और ये एक एक करके देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ठोस में दोष एक टॉपिक है, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्वेश्चन रहेगा कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में क्या अंतर है। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष ना। उससे भी पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस में दोष। एक एक करके हम लोग जो है अब इसको देखेंगे। ठोस में दोष, ठोस में दोष कहता है ठोस में दोष कब हो जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल जब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है ना, एक अरेंजमेंट होता है। ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए। यह प्लस है, यह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसी तरह माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, इसी तरह का एक निश्चित क्रम में क्या हो, अरेंजमेंट हो ना। यह आयनिक सॉलिड में जनरली है। तो यह जब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, अब इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो जाए ना, या क्रम में जो व्यवस्थित है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक धन एक ऋण, एक प्लस एक माइनस, इसके व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो जाए, और जैसे इसके व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया कि क्रिस्टल के क्रम में गड़बड़, तो दोष हो गया ना। तो कहता है कि किसी भी क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी विचलन हो जाए ना, विचलन मतलब परिवर्तन हो जाए, तब उसे ठोस में दोष कहते हैं। ठीक है, तो अब के यह होता कब है कि जब टेम्परेचर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर दे दीजिए। तो जब गर्म होगा तो हो सकता है कि यह प्लस यहाँ से खिसक जाए और यहाँ हो जाए, और यह प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए तो प्लस 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 एक जगह आ गया, माइनस माइनस एक जगह आ गया, और वह जो माइनस है वह हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है इधर आ जाए। यह जो परिवर्तन हो गया तो इसके यहाँ खाली जगह बच गया, वैक्यूम बच गया ना। तो इसके कारण क्या हो गया, दोष ताप के कारण ना। तो चूंकि ताप के कारण दोष होता है, इसीलिए इसको उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ठीक है, कहता है कि जब किसी क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी परिवर्तन होता है तो वह ठोस में दोष कहलाता है, और ज़्यादातर ताप बढ़ने के कारण ठोस में दोष हो जाता है, इसीलिए इसको उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। तो अब हम लोग पहले लिखें, कहता है किसी ठोस में के
क्रिस्टल में, किसी ठोस के क्रिस्टल के नियमित क्रम में लिखिए, किसी ठोस के क्रिस्टल के नियमित क्रम में, किसी ठोस के क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी परिवर्तन, किसी ठोस के क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी परिवर्तन ठोस में दोष कहलाता है। न किसी ठोस के क्रिस्टल के नियमित क्रम में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग जो हो जाता है वही ठोस में दोष कहलाता है। और क्या बताए, चूंकि यह दोष ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होता है, अतः इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। न कहता ये दोष ताप पर निर्भर करते हैं, ये दोष ताप पर निर्भर करते हैं, अतः इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। क्या बोले, चूंकि यह दोष ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होता है, अतः इसे उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ठीक है। अब कहता है आगे कि ठोस में दोष के हम लोग देखे प्रकार। तो सबसे पहला हम लोग देखे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, न इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है सर? तो कहता है कि कोई भी ठोस के अवयवी कण जो सहसंयोजक बंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है। अब ये समझना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, न तो कोई भी परमाणु होता है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, और यह इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहता है, ऐसा धातु में जनरली होता है। न तो कहता है कि कोई भी क्रिस्टल है, सामान्य ताप पर है, परम ताप पर है। ठीक है। अगर उस ताप से, सुटेबल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर मिल जाए, तो वह अगर नियमित क्रम में जो व्यवस्थित था क्रिस्टल के अवयवी कण, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो नियमित क्रम में हो रहा था, तो उससे ताप अगर ज़्यादा लग जाता है तो क्या हो जाएगा कि उसके क्रम में परिवर्तन हो जाएगा, कि वह जो बॉन्डेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ बंधित इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन बंधन से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और मुक्त होकर के इधर उधर क्या करेगा, घूमेगा, और उसके कारण क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। तो जहाँ से वह इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, निकला, वहाँ एक होल का निर्माण हो जाता है, मतलब छिद्र का निर्माण हो जाता है, और होल का गमन जो होता है इलेक्ट्रॉन के गमन के विपरीत होता है। कहने का मतलब कि होल में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो एक दूसरे के क्या चल जाएगा, विपरीत चल जाएगा। इसी के कारण ठोस में दोष हो जाता है। ऐसे दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। ठीक है। कहता है परम ताप से अधिक ताप पर, किसमें, क्रिस्टल में, क्रिस्टल में परम ताप से अधिक ताप पर
क्रिस्टल में परम ताप से अधिक ताप पर, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होगा, सहसंयोजक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सहसंयोजक बंधन से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मतलब एकदम परम ताप तो क्या था, ठीक था कि सब एक दूसरे से क्या था, एडजस्टमेंट था, बंधित था। और जैसे परम ताप से अधिक ताप लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ सहसंयोजक बंधन से निकल के मुक्त हो जाता है, और जिससे बंधित इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, जिससे, सीधा लिखिए, जिससे होल मतलब छिद्र, जिससे होल का निर्माण होता है, जिससे होल का निर्माण होता है, ठीक है। अब कहता है, क्या बताए कि जहां से यह इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वहां होल का निर्माण हो गया, और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन इस होल जहां हुआ उसके गमन के विपरीत होता है, तो बस ठोस में दोष हो गया। ऐसे दोष को ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। छिद्र का निर्माण होता है न। अब कहता है होल विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गमन करता है। होल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है, जिससे ठोस में दोष उत्पन्न होता है, जिससे ठोस में दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। यह था हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या बताए कि कोई भी क्रिस्टल जो है परम ताप पर एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं। जैसे परम ताप से अधिक ताप आया तो क्या होंगे, इस सहसंयोजक बंधन से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे और वहाँ होल का निर्माण हो जाएगा। और यह जो विद्युत क्षेत्र में यह जो होल है, इसका गमन इलेक्ट्रॉन के गमन के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जिसके कारण ठोस में दोष हो जाता है। ऐसा दोष ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष के बाद एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट न। यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक दोष जनरली आपके किताब में नजर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में है वह है एटॉमिक डिफेक्ट, परमाणविक दोष नहीं। तो हम लोग बात करें एटॉमिक डिफेक्ट की, परमाणविक दोष की नहीं। तो हम लोग देखेंगे परमाणविक या बिंदु दोष,
पारमाणविक या बिंदु दोष। पारमाणविक या बिंदु दोष। ये पारमाणविक या बिंदु दोष क्या है? तो कहता है कि क्रिस्टल जो है अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं ना, जिससे मिलकर बना होता है। और यह अवयवी कण जहाँ स्थित होता है क्रिस्टल में, इसको जालक बिंदु कहते हैं ना। तो कहता है कि जालक बिंदु में भी तो क्या था, क्रम निश्चित था, एक एक करके अरेंज था ना। तो कहता है कि उस जालक बिंदु से किसी कारण से वहाँ से जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल अपने जगह से विस्थापित हो जाता है, हट जाता है, उसके कारण वहाँ दोष हो जाता है। ऐसे दोष को ही पारमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, कि क्रिस्टल के क्या बोलेंगे, क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कण का विस्थापन मतलब हटना, अवयवी कण का विस्थापन क्या कहलाता है, पारमाणविक या बिंदु दोष कहलाता है। तो क्या लिखेंगे कि क्रिस्टल के जालक बिंदु से, क्या लिखेंगे, क्रिस्टल के जालक बिंदु से, क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कणों के अवयवी कण क्या हो गया सर, अणु, आयन या परमाणु। क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन मतलब होता है हटना। ठीक है, क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, पारमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। पारमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ना था इसी पारमाणविक या बिंदु दोष के बारे में, और इसी में हम लोग देखे थे कि यह क्लासिफाई किया गया था 3 प्रकार से। इसी को बांटा गया था, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हम हालांकि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को अलग कर दिए थे, ठीक है, लेकिन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इसी में है। ठीक है, तो पारमाणविक या बिंदु दोष में हम लोग क्या देखें कि क्रिस्टल के जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को पारमाणविक या बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टैकियोमिति दोष। स्टैकियोमिति दोष मतलब यहाँ हम लोग पारमाणविक या बिंदु दोष के प्रकार में देखते हैं स्टैकियोमिति दोष। स्टैकियोमिति दोष में क्या होता है कि यहाँ क्रिस्टल के स्टैकियोमिति में मतलब इसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसके घनत्व में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। घनत्व बढ़ जाएगा या घनत्व घट जाएगा। आप आम भाषा में समझिए कि जैसे कोई गांव है, किसी गांव में 2-4 आदमी बढ़ जाए या 2-4 आदमी घट जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव में कोई परिवर्तन नहीं है, गांव का लंबाई चौड़ाई जो है वही रहेगा। सिर्फ उस वहाँ जो है लोग जो अगर लोग ज़्यादा आ गया तो घनत्व बढ़ गया, और लोग चला गया तो घनत्व क्या हो गया, घट गया। नहीं, तो वह डिपेंड करता है कि वहाँ कितने लोग आए और कितने लोग गए। तो कोई भी क्रिस्टल के जब स्टैकियोमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ेंगे, स्टैकियोमिति दोष में, तो कहता है कि क्रिस्टल के स्टैकियोमिति में आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कहता है
कि जो क्रिस्टल के स्टैकियोमिति को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु उसके घनत्व और गुण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो वे दोष जो क्रिस्टल के स्टैकियोमिति को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि उसके घनत्व और गुण को प्रभावित करते हैं। क्या कहलाएगा? स्टैकियोमिति दोष कहलाता है। क्या बोले हम कि वे दोष जो क्रिस्टल के क्या हो जाएगा स्टैकियोमिति को आकार आकृति को प्रभावित नहीं करता है, सिर्फ उसके घनत्व को प्रभावित कर देता है, उसके डेंसिटी को इफेक्टेड कर देता है। ऐसे दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टैकियोमिति दोष कहते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।